हेलो, नमस्कार। बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका पे। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और प्रीफेस के बारे में बात की, पर इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है और मैं उस पे और ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि उससे कुछ खास जानकारी मिलती नहीं और काफ़ी कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सीधे चैप्टर्स पे आता हूँ और मुद्दे पे आता हूँ। पार्ट वन है जहाँ पे मेगास्थनीज की इंडिका का सार दिया हुआ है, कंक्लूजन है। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है भारत के आकार के बारे में। मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो ये भारत में आया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तकरीबन ईसा से 300 साल पहले की घटना है और इस किताब में हमें उस समय की जानकारी मिलती है। शुरुआत करते हैं। वीडियो यहाँ से शुरू होता है। भारत का आकार चतुर्भुज बताया गया है। इसके पूरब और पश्चिम ओर महान समुद्र स्थित है। उत्तर दिशा में हेमोडोस नामक पर्वत इसे उस स्किथिया से अलग करता है जहां सकाई नामक स्किथियन लोग निवास करते हैं। चौथी अर्थात पश्चिमी सीमा सिंधु नदी है, जो नील नदी के बाद संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। यहाँ पे मेगास्थनीज ने जो भारत का आकार के बारे में जिक्र किया है, अगर हम इसकी देखें, बात करें, तो वो बोला कि एक चौकोर आकार का है भारत। कलर थोड़ा सा बदलते हैं, आई थिंक ब्लैक ही ठीक है। हाँ, ये चौकोर आकार का बताया है और इसमें इसने बताया है कि दो दिशाओं में तो समुद्र है, ये वाला। तीसरा जो हिमोदोस पर्वत है, जिसे हिमालय पर्वत भी बोल सकते हैं, जिसके उस तरफ कौन रहता है? सीथियंस लोग रहते हैं, सकाई लोग रहते हैं। ये बात तिब्बत और चाइना की बात हो रही है। और जो आखिरी पश्चिमी छोर बचता है वहाँ पे इंदुज रिवर है या सिंधु नदी है। ये बात मेगास्थनीज बोलता है। इसके बाद बताता है, कहा जाता है भारत पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 28,000 स्टेडिया है। तो ये जो लंबाई है, ये वाली पूरब से पश्चिम वाली, ये 28,000 स्टेडिया है। स्टेडिया का मतलब उस समय पे मेगास्थनीज के टाइम पे दूरी को मापने का एक यूनिट था। और यहाँ पे जो एक, हाँ, जो एक स्टेडिया है, एक स्टेडिया का मतलब यहाँ पे टोटल 185 मीटर है। तो उस समय यूनान के लोग इसी यूनिट में दूरी को मापते थे। तो 28,000 स्टेडिया बताया गया है डिस्टेंस। कहाँ? ये वाले एरिया में। और 32,000 स्टेडिया बताया है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये पूरी उसने लंबाई का जिक्र किया है। इतना विशाल होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पृथ्वी के उत्तरी उष्ण कटिबंध के लगभग पूरे भाग को अपने भीतर समेटे हुए है। वास्तव में भारत के अत्यंत दक्षिणी भागों में दोपहर के समय सूर्य घड़ी का सूचक कई बार कोई छाया नहीं डालता है। रात के समय वहां सप्तर्षि नक्षत्र दिखाई नहीं देता और दक्षिणी, सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में तो आर्कुट्रस आर्कुट्रस तारा भी नहीं दिखाई देता। इसी कारण यह कहा गया है, वहां वस्तुओं की छाया उत्तर की ओर न पड़कर दक्षिण दिशा की ओर पड़ती है। भारत में अनेक विशाल पर्वत हैं जो हर प्रकार के फलदार वृक्षों से भरपूर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अत्यंत उपजाऊ और विस्तृत मैदान है जो प्राकृतिक संपदा और उर्वरता से परिपूर्ण है। ये बात मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा है। कब? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसमें विशेष टिप्पणियां ये है कि जो हेमोडोस है ना, हेमोडोस का मतलब हिमालय पर्वत है। स्टेडिया जो है वो डिस्टेंस मापने की दूरी है और एक स्टेडिया मतलब 185 मीटर।
अब आगे आगे क्या लिखता है मेगास्थनीज? आगे बात करता है भारत की भूमि असंख्य नदियों में विभाजित है और सिंचित है। देश का अधिकांश भाग सिंचाई की व्यवस्था से युक्त है, जिसके कारण यहाँ एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं। यह भूमि हर प्रकार से जीव जंतुओं से परिपूर्ण है, चाहे वो वन्य जीव हों या आकाश में उड़ने वाले पक्षी। यहाँ छोटे बड़े बलवान और विविध विविध प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। विशेष रूप से यहाँ हाथियों की संख्या बहुत अधिक है और उनका आकार अत्यंत विशाल होता है। इसका कारण यह है कि भारत की उपजाऊ भूमि उन्हें प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराती है। इसी कारण भारत के हाथी लीबिया के हाथियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। आगे मेगास्थनीज लिखता है भारतीय लोग बड़ी संख्या में इन हाथियों को पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए युद्ध में विजय प्राप्त करने में इन हाथियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अक्सर जीत हार का निर्णय कर देते हैं। कौन? हाथी। तो भारत के लोग उस समय हाथियों को पकड़ते थे, उनको ट्रेंड करते थे युद्ध के लिए, जो उनके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करता था। इसी प्रकार भारत के निवासी भी भोजन और जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों के कारण सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक लंबे सुदृढ़ शरीर वाले होते हैं तथा उनका व्यक्तित्व गौरवपूर्ण और प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। वे विभिन्न कलाओं और शिल्पों में भी अत्यंत निपुण हैं। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि वे शुद्ध वायु में श्वास लेते हैं और अत्यंत उत्तम जल का सेवन करते हैं। भारत की भूमि की सतह खेती योग्य लगभग सभी प्रकार के फल कृषि उत्पाद उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, भूमि के भीतर भी अनेक प्रकार की धातुओं की समृद्ध खदानें हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा, लोहा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त टिन तथा अन्य धातुएं भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी और अलंकरण की वस्तुएं बनाने के साथ साथ युद्ध में प्रयुक्त हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। आगे बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने लिखा है अनाज के अतिरिक्त पूरे भारत में बाजरा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसे नदियों की प्रचुर जल धाराएं पर्याप्त सिंचाई प्रदान करती है। यहाँ अनेक प्रकार की दालें, चावल, बोजुरूम नामक एक अन्य भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन के लिए उपयोगी अनेक अन्य पौधे भी पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश बिना बोए ही स्वाभाविक रूप से उग जाते हैं। भूमि अनेक प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ भी उत्पन्न करती है जो मनुष्यों और पशुओं के पोषण के लिए उपयुक्त है। इसका विस्तार से वर्णन करना अत्यंत लंबा और श्रमसाध्य होगा। इसी कारण यह कहा जाता है कि भारत में कभी भी भीषण अकाल नहीं पड़ा और न ही कभी पूरे देश में पौष्टिक भोजन की सामान्य कमी हुई। इसका कारण यह है कि भारत में वर्ष में 2 बार वर्षा होती है। पहली वर्षा ऋतु शीत ऋतु में होती है, जबकि अन्य देशों की भांति गेहूं की बुआई की जाती है। दूसरी वर्षा ग्रीष्म अयनांत के समय होती है, जो धान, चावल, बोजुरूम, तिल और बाजरा बोने का उपयुक्त मौसम है। यहाँ पे एक बीज का जिक्र किया गया है बोजुरूम, तो मुझे नहीं पता ये किस बीज के बारे में बात कर रहा है, उस समय कौन सा ऐसा फसल था जो होता था। इस प्रकार भारत के निवासी लगभग प्रत्येक वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करते हैं। यदि किसी कारण एक फसल कम हो जाए या नष्ट हो जाए तब भी दूसरी फसल उनके लिए सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से उगने वाले फल तथा दलहनी स्थानों में भी उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की मीठी खाद्य जड़ें, कंदमूल भी मनुष्य को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराती हैं। वास्तव में भारत के लगभग सभी मैदानों में भूमि और पर्याप्त लाभदायक नमी बनी रहती है। यह नमी या तो नदियों से प्राप्त होती है अथवा ग्रीष्म काल की नियमित वर्षा से, जो प्रत्येक वर्ष निश्चित समय पर आश्चर्यजनक नियमितता के साथ होती है। उसी समय पड़ने वाली प्रचंड गर्मी दलदली प्रदेशों में उगने वाली जड़ों को पकाती है, विशेषकर ऊंचे सरकंडों की जड़ों को।
इसके अतिरिक्त भारतीयों को कुछ ऐसी सामाजिक और राजनीतिक परंपराएं भी हैं जो देश में अकाल पड़ने से रोकने में सहायक होती हैं। अन्य देशों में युद्ध के समय शत्रु की भूमि को उजाड़ देना, खेतों को नष्ट कर देना और खेती को बर्बाद करना सामान्य बात थी। इसके विपरीत भारत में कृषकों को एक पवित्र और अछूता अवध्य वर्ग माना जाता था। इसलिए यदि किसानों के आसपास युद्ध भी चल रहा हो तब भी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। युद्धरत दोनों पक्ष एक एक दूसरे से युद्ध करते हैं और एक दूसरे का संहार करते हैं, परंतु खेती करने वालों लोगों को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाते। ये बात होती थी उस समय में कि अगर लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा हो और बगल में कोई किसान है, उसके खेत है और खेती हो रही है, तो कोई भी सेना खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इतना ही नहीं, वे शत्रु की भूमि को आग लगाकर नष्ट नहीं करते और ना ही उनके वृक्षों को काटते हैं। भारत में अनेक बड़ी और नौ परिवहन योग्य नदियां हैं। इनका उद्गम उत्तर की सीमा पर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। ये नदियां समतल प्रदेशों से होकर बहती हैं और उनमें से अनेक आपस में मिलकर गंगा नामक महान नदी में समाहित हो जाती हैं। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर लगभग 30 स्टेडिया चौड़ी बताई गई है। यह उत्तर में दक्षिण की ओर बहती हुई अंततः समुद्र में जाकर मिलती है। यह समुद्र गंगा रिडाई नामक राष्ट्र की पूर्वी सीमा बनाता है। यह गंगा रिडाई जिस जगह का नाम है वो बांग्लादेश और बंगाल की बात हो रही, वेस्ट बंगाल की बात। गंगा रिडाई ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र है जिसके पास अत्यंत विशाल आकार के हाथियों की बड़ी सेना है। इन्हीं हाथियों की असाधारण शक्ति के कारण आज तक कोई भी विदेशी शासक उस देश को जीत नहीं सका। किसी भी विदेशी राजा ने उस देश को कभी पराजित नहीं किया, क्योंकि सभी राष्ट्र वहां के विशाल संख्या में उपस्थित और अत्यंत शक्तिशाली हाथियों से भयभीत रहते थे। इसी कारण ये जो अगला सेगमेंट में बोलने वाला हूँ, ये बाद के लेखकों ने ऐड किया है, ये मूल इंडिका में नहीं थी। इसी कारण मकदूनिया के राजा सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर ने, यद्यप उसने पूरे एशिया पर विजय प्राप्त कर ली, फिर भी गंगा रिडाई के विरुद्ध युद्ध नहीं किया। जब वह अपनी समस्त सेना के साथ गंगा नदी तक पहुंचा और अन्य भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर चुका, तब उसे ज्ञात हुआ कि गंगा रिडाई राज्य के पास युद्ध के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित और सुसज्जित 4000 हाथी हैं। यह समाचार सुनकर उसने उस राज्य पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया, क्योंकि उसे ऐसी विजय असंभव प्रतीत हुई। ये बाद का एडिट पार्ट है जो कि बाद के यूनानी लेखकों ने ऐड किया है। गंगा के समान ही लगभग उतनी ही विशाल दूरी सिंधु नदी है, दूसरी सिंधु नदी है। इसका उद्गम भी उत्तर के पर्वतों में है। यह समुद्र में जाकर मिलती है और अपने प्रवाह के दौरान भारत की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। समतल प्रदेशों से होकर बहते हुए इनमें अनेक नौ परिवहन योग्य सहायक नदियां मिलती हैं। इनमें प्रमुख हैं ह्यूपेनिस या हाइपेसिस, जिसको हम ब्यास बोलते हैं, हाइडाप्सिस जिसको झेलम बोलते हैं, और एकेंसिस जिसको चिनाब बोलते हैं। इसके अतिरिक्त भी भारत में अनेक प्रकार की छोटी बड़ी नदियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं और बगीचों, सब्जियों और विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों की सिंचाई के लिए प्रचुर जल उपलब्ध कराती हैं। अब यह समझने के लिए कि भारत में नदियां इतनी अधिक क्यों हैं और उनके जल की इतनी प्रचुरता क्यों पाई जाती है, यहाँ के दार्शनिक और प्राकृतिक विज्ञान के विद्वान निम्नलिखित कारण प्रस्तुत करते हैं। आगे उनका प्राकृतिक सिद्धांत अगले अंश में वर्णित है। अब इसमें बात टिप्पणी में लिखा गया है, सिकंदर के गंगा पार न जाने का कारण केवल 4000 हाथियों का भय नहीं था। आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि उसकी सेना पूरी तरह से थक चुकी थी, लगातार युद्ध करके, मानसून से, लंबी आपूर्ति रेखा और
सैनिकों का विद्रोह, खास करके ब्यास नदी पर, ये सारे महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण सिकंदर आगे नहीं बढ़ा। अब बात करते हैं जो भारतीय दार्शनिक और प्रकृति विज्ञान के लोग के विद्वान क्या कहते हैं कि भारत के चारों ओर स्थित प्रदेश कौन सा है? स्किथिया, बैक्ट्रिया तथा आर्यों के देश भारत की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। इसलिए प्रकृति के नियम के अनुसार वहाँ का जल चारों दिशाओं से नीचे स्थित भारत के विशाल मैदान की ओर से बहता है। यह जल धीरे धीरे भूमि को पर्याप्त नमी प्रदान करता है और परिणाम स्वरूप यहाँ असंख्य नदियों का निर्माण होता है। भारत की एक नदी की विशेषता अत्यंत विचित्र बताई जाती है, उसका नाम है सीलास, और उस नदी के एक स्रोत उसी नाम के एक स्रोत झरने से निकलती है। यहाँ नदी अन्य सभी नदियों से इस कारण भिन्न है कि इसमें डाली गई कोई भी वस्तु जल पर तैरती नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से सीधे नदी के तल में डूब जाती है। यह भी कहा जाता है भारत अपने विशाल विस्तार के कारण अनेक और विविध जातियों से आबाद है, किंतु इनमें से कोई भी जाति मूलतः विदेशी नहीं है। सभी भारत की ही मूल निवासी या स्वदेशी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी विदेशी देश को उपनिवेश या कॉलोनी स्वीकार नहीं किया है। भारत ने कभी भी किसी विदेशी देश से उपनिवेश या कॉलोनी स्वीकार नहीं किया और ना ही अपने लोगों को किसी अन्य राष्ट्र में उपनिवेश स्थापित करने के लिए भेजा। यह जानकारी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि उस समय जब मेगास्थनीज भारत आया था तब तक भारत में कोई भी विदेशी निवास का व्यक्ति नहीं था। ये बात उस सिद्धांत के उल्टी है जिसमें यह माना जाता है कि सिंधु घाटी के बाद भारत में विदेशी निवेश आर्यन का इन्वेजन हुआ या बहुत सारी विदेशी जातियां जो कि मिडिल एशिया से भारत में आके बसी, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, ये इसके अगेंस्ट जाती है। हालांकि इस विषय में और बातें हम आगे करते रहेंगे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए, पर यह किताब इस सिद्धांत के अगेंस्ट है। दूसरी चीज़ है कि तब तक भारत में किसी भी दूसरे देश का कॉलोनी नहीं हुई थी, किसी भी दूसरे देश का राजा आके वहाँ पे अपना शासन नहीं किया था और ना ही भारत का राजा कभी किसी और देश में जाके अपना उपनिवेश स्थापित किया था। प्राचीन कथाओं के अनुसार आरंभिक काल में भारत के निवासी उसी प्रकार जीवन व्यतीत करते थे जैसे प्राचीन यूनानी लोगों के बारे में कहा जाता है। वे पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से उगने वाले फलों पर निर्भर रहते थे और देश में पाए जाने वाले पशुओं की खाल पहनते थे। इसके बाद जैसे यूनान में हुआ वैसे भारत में धीरे धीरे मनुष्य को अधिक सुविधाजनक और उन्नत बनाने वाली कलाओं, शिल्पों तथा अन्य उपयोगी साधनों का आविष्कार हुआ। आवश्यकता स्वयं उनकी सबसे बड़ी शिक्षिका बनी और उसी ने मनुष्यों को नए नए कौशल तथा जीवनोपयोगी विविध विधियां विकसित करना सिखाया। आवश्यकता ने मनुष्य को ऐसा प्राणी बनाया जो स्वभाव से आज्ञाकारी था, जिसके पास केवल अपने कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हाथ ही नहीं थे बल्कि विवेक और तीक्ष्ण बुद्धि भी थी। इन्हीं गुणों के कारण वह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए उपाय कलाएं विकसित करने में समर्थ हुआ। यहाँ तक बात होती है जहाँ पे मेगास्थनीज की इंडिका में भारत की उस समय की चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। आगे मैं इस पे और वीडियो लाता रहूँगा। मेरी कोशिश है इस पूरी किताब को अच्छे से समझा जाए ताकि हम भारत को समझ पाएँ, पुराने भारत को समझ पाएँ और उसमें क्या मिथक है और क्या सच्चाई है इसको समझने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरी किताबें भी मैं इसके बाद लेके आऊँगा जो चाइनीज़ ट्रेवलर्स ने भारत के बारे में कहा है। तो धन्यवाद।